तो इस मूवी में मुझे मिक्स जॉनरास देखने को मिले, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर प्लॉट ट्विस्ट और साइकोलॉजिकल स्टोरी लाइन और कैरेक्टर लाइन। मैं बात कर रहा हूँ गैसलाइट मूवी की, जो कि आपको मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पे। जिससे मुझे डरा है वहीं से मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो गैसलाइट मूवी इज द अनऑफिशियल रीमेक ऑफ टेस्ट ऑफ फियर 1961। व्हाट? मतलब चोरी की है? अरे बॉलीवुड वालों सुधर जाओ बे, सुधर जाओ। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये जो मूवी है उसका रन टाइम है 1 घंटा 50 मिनट, पर मेरे लिए ये मूवी बन गई पूरे 2.5 घंटे की, क्योंकि मैं आधे टाइम अपनी टीवी की ब्राइटनेस और मोबाइल की ब्राइटनेस सेट करने में लगा हुआ था, क्योंकि अचानक से मेरी टीवी और मोबाइल दोनों की लाइट्स जो थी वो डिम हो गई ये मूवी देखते हुए, और मुझे कई सीन्स में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस चीज की बात अपन सिनेमेटोग्राफी वाले पॉइंट में करेंगे। मूवी में आपको देखेंगे सारा अली खान, चित्रांगदा सिंह और विक्रांत मैसी। स्टोरी की शुरुआत होती है राजकुमारी मीशा से, जो कि एक एक्सीडेंट के बाद से व्हीलचेयर पर है और जो कि घर वापस आती है और मिलती है अपनी स्टेप मॉम से। स्टेप मॉम बताती है कि उनके पापा को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, पर मीशा के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको लगता है कि उसके पापा मर गए, और अब कपिल ये बंदा उसकी हेल्प करता है ये पता लगाने में कि एक्चुअली हुआ क्या और किसने किया। तो चलो पता करते हैं कि क्या आपको इस मूवी में ये 2 घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिंग। तो इस मूवी का बड़ा सारा स्क्रीन टाइम मिला है सारा अली खान को, पर व्हाट आई फेल्ट वाज कि आपको थोड़ी सी एक्टिंग सीख लेनी चाहिए। इट वॉज एक्सप्रेशनलेस थ्रू आउट द मूवी। बाकी की बची हुई मूवी संभाली है विक्रांत ने और चित्रांगदा ने। विक्रांत ने एज यूजुअल कम स्क्रीन टाइम में बहुत कमाल का काम किया है, और चित्रांगदा इनोसेंट होते हुए भी इतनी शैतान और इतनी सिनिस्टर, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये रोल उनके अलावा कोई कर भी नहीं पाता। बट ओवरऑल एक्टिंग 0.5 आउट ऑफ 1। पॉइंट नंबर 2, स्टोरी। तो स्टोरी जो है वो एज इट इज कॉपी की गई है टेस्ट ऑफ फियर नाम की एक मूवी की, जो कि बनी थी 1961 में, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कि उस मूवी में जो हीरोइन की हेल्प कर रहा होता है वो खुद भी एक सिनिस्टर प्लॉट का ट्विस्ट होता है, और वो जो मूवी थी वो हॉरर से ज्यादा साइकोलॉजिकल थी, और यहाँ पर इन लोगों ने हॉरर बनाने की कोशिश की है विद द पिंच ऑफ साइकोलॉजिकल ड्रामा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट पूरी मूवी में 1-2 जंप स्केयर जरूर हैं, पर ओवरऑल स्टोरी ठंडी है। जैसे कि इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी किया है, बट वो आगे कहीं काम नहीं आए, तो फिर भाई उनको कास्ट क्यों किया तुम लोगों ने। क्लाइमैक्स वाज प्रेडिक्टेबल। मुझे ये फील हुआ कि यार ये वाला क्लाइमैक्स ना मैं बहुत सारी भूत वाली मूवीज में देख चुका हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा। और एक वो फीलिंग होती है ना थ्रिलर्स में कि यार अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, बट इस मूवी में आई वाज लाइक कि हाँ अभी कुछ होगा, मालूम ही है क्या होगा, स्किप फॉरवर्ड। सो स्टोरी 0 आउट ऑफ 1। शायद कपिल जी को पता हो राजा साहब का सारा कामकाज वही तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, सिनेमेटोग्राफी। अगर आप ये मूवी गलती से मोबाइल में देख रहे हो तो आपके फोन की ब्राइटनेस कम पड़ने वाली है इस मूवी के सीन्स को देखने के लिए। ट्रस्ट मी, आई ट्राइड। जब मुझे लगा ना कि मेरी टीवी में कुछ गड़बड़ है या फिर ब्राइटनेस सही से आ नहीं पा रही, तब मैंने मोबाइल में देखने की कोशिश की। तो पहली जो मेरी मेन शिकायत है सिनेमेटोग्राफी से वो ये कि भाई इतना कम लाइट क्यों, और कम मतलब कुछ ज्यादा ही कम थी यार। इसके अलावा सीन्स जो हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रेइश येलो टोन, जो कि ऑलरेडी एक बहुत डार्क टोन है, और इस टोन ने ना सारी चीजों को ऐसा बेरंग बना दिया है। चलो एक बार को देखने के लिए ये अच्छा भी लगता है, पर उस ब्राइटनेस वाले चक्कर में ना इसमें मुझे कुछ दिखा ही नहीं है, और 10-15 मिनट के बाद ना मुझे ऐसे अंदर से चिढ़ मचने लग गई थी इससे। चलो एक पॉजिटिव तो मैंने भी ढूंढा इस मूवी में, वर्टिगो इफेक्ट। जब भी कैमरा को सब्जेक्ट की तरफ लेकर आया जाता है लेकिन कैमरा जो है वो जूम आउट कर रहा है, तब सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत हिलता हुआ सा, और ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड बहुत दूर जा रहा है। तो ये इस इफेक्ट को बोलते हैं द वर्टिगो इफेक्ट। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जो कि बॉलीवुड में बहुत कम यूज हुआ है और मुझे इस मूवी में देखने को मिला है। तो सिर्फ इस चीज के लिए मैं यहाँ पर देना चाहूंगा 0.5 आउट ऑफ 1। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्शन। इससे पहले पवन सर ने बनाई थी रागिनी MMS 1 और फोबिया। अगर आपने फोबिया देखी है तो आप इस मूवी के दौरान यही बोलोगे, भाई क्या था ये, बिकॉज दिस मूवी वॉज एक्चुअली डायरेक्शनलेस। अब इस मूवी की जो स्टोरी है वो इन्होंने लिखी है, और मुझे नहीं पता भाई क्या लिखा है इन्होंने, मुझसे मत पूछो। तो अगर आप लोगों को ये मूवी देखने से पहले इतनी सी भी उम्मीद है ना, तो वो पूरी खत्म करके, नष्ट करके और फिर ये मूवी देखना। हो सकता है आपको देखने में मजा आ जाए, वरना तो देखो भगवान ही मालिक है। सो डायरेक्शन 0। So you mean to say कि रतन वापस आ गया और हम सबके साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है यार, जहां जरूरत थी वहां उतना काम करके छोड़ दिया है। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि मैंने इतनी थ्रिलिंग और हॉरर मूवीज में इतना सब म्यूजिक सुन लिया है, तो मुझे इस मूवी का जो स्कोर है वो पता ही नहीं चला कि था भी या नहीं था। बट स्टिल जितना किया है उसके लिए 0.5 आउट ऑफ 1। मेरा फाइनल स्कोर बनता है यहाँ पर 1.5 आउट ऑफ 5। तो ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज, और आपको अगर ये मूवी देखनी है जरूर देखिए, और अगर नहीं देखनी है तो मैं भी नहीं रोकूंगा। रिव्यू ऑनेस्ट लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बी ऑसम, बाय बाय।